चलो दोस्तों, अपन चालू करते हैं। एफएम में एक नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, डिविडेंड पॉलिसी करके। ऐसे ये टॉपिक बहुत इजी है अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले किया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने देखा है कि कंपनीज को जो पेमेंट करना पड़ता है ऑन वेरियस कैपिटल, जैसे इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, डिबेंचर हो गया, तो वो जो रिटर्न कंपनी पे कर रही है उनके लिए इनकम है और कंपनी के लिए वो क्या होता है, कॉस्ट होता है। सिमिलर वे डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड पे करना चाहिए टू द इक्विटी शेयर होल्डर, सो दैट उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। वेल्थ मतलब उनके पास वेल्थ ज़्यादा होना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करो, ये बोल के कि अभी मान लो अगर मुझे बैंक में मैंने पैसा रखा, से बैंक में मैंने 1 लाख रुपए रखे मान लो। बैंक ने मुझे बोला है कि वो लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट 10% देंगे। तो बताओ मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आई विल गेट 10,000। इज दैट क्लियर टू बी? इंटरेस्ट बोलो या इनकम बोलो, मेरे लिए तो इनकम है। बैंक उसको इंटरेस्ट का नाम दे या कुछ भी नाम दे। इफ दिस फॉर्मूला इज टू बी चेंज, देन व्हाट विल हैपन, आई विल टेल यू। सो बैंक में जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसको लेट्स ट्रीट एट P0। P0 मतलब इन्वेस्टमेंट टुडे, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज कॉल्ड इनकम, and this is my percentage return, so I can call it ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड ट्रिक करते हैं। P0 इज इक्वल टू इनकम, ये दिखाई दिया आपको। P0 का मीनिंग क्या था? इन्वेस्टमेंट टुडे। अब इस एंगल से मुझे बताओ सोच के, ये फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ यहां वहां चीजों को रख दिया, ये समझ में आपको? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इक्विटी शेयर होल्डर की बात करते हैं तो उनको हम रिटर्न के तौर पे क्या देते हैं? तो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट, मान लो आज उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उनको जो रिटर्न देते हैं उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं हम लोग? के, परसेंटेज में होता है। जो उनको फाइनल रिटर्न दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। सो लेट्स कॉल्ड रिटर्न और इनकम। मान लो किसी ने 100 रुपए दिया आपको एज ए इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड यू प्रॉमिस हिम 20%। हाउ मच रिटर्न यू विल पे हिम? 20 रुपीज। यस और नो? आप उसको 20 रुपीज दोगे या नहीं दोगे? यस। अब जो रिटर्न होता है ये, इसमें से कुछ आप उनको बांट देते हो जिसको बोलते हैं डिविडेंड, और कुछ आप नहीं बांटते ये बोल के कि मेरे पास ही रहने दो, जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग आपको देंगे। आपको मतलब हम लोग कंपनी के लिए यूज करेंगे, मतलब इन शॉर्ट आपके लिए ही रखेंगे। तो कंपनी नहीं देता, उसको बोलते हैं अर्निंग। तो जो कंपनी ने पे कर दिया उसको क्या बोलने का? डिविडेंड। जो कंपनी ने नहीं पे किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। से फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 40% पे किया, मतलब 8 रुपीज पे किया, तो कंपनी ने 60% नहीं पे किया, दैट कम्स टू 12 रुपीज। आपने कमाया बराबर है। सी, इसको एक एंगल से समझो, ये आपने इन्वेस्टमेंट किया 20%, आपने 20% ही कमाया। यू अर्न 20 रुपीज, कंपनी हैज पेड यू 8 रुपीज, ये ले लो, और ये कंपनी ने आपको नहीं दिया। इन शॉर्ट ये क्या करोगे आप पता है? ये आप इसमें ऐड कर लोगे और नेक्स्ट टाइम क्या बोलोगे? मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है अभी? 112 रुपए। क्यों? क्योंकि कंपनी ने 120 कमाया, 100 पे 20 कमाया, लेकिन आपको 8 रुपीज दिया, 12 रुपीज अपने पास रखा। तो पीपल गो लाइक दिस। सो अगर टेक्निकली अगर आप मुझसे बात करोगे तो ये आज का प्राइस है, ये प्राइस 1 साल बाद का होगा, क्योंकि आप वो 12 रुपीज उसमें ऐड कर दोगे, बिकॉज आपको मिला नहीं है। कल मैं अगर किसी को बेचूं तो मैं तो यही बोलूंगा ना भाई, 12 रुपीज कंपनी में जाके ले ले वहां से, और जो ओनर होगा उसी का होगा ये। इसको आप रिजर्व्स के नाम से भी जानते हो। ये इक्वेशन दिमाग में सेट कर लो, इक्विटी के ई परसेंटेज एंड रिटर्न इनकम। एज सच मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो आपको ना समझे। ओके, सो कैन वी राइट दैट लाइक दिस? P0 मल्टीप्लाई बाई के ई परसेंटेज is equal to dividend, this dividend
एंड ऑब्वियसली D1 लिखना पड़ेगा क्योंकि एक साल बाद कमाओगे, ये रिटर्न एक साल बाद का होता है ना, आज पैसा देगा थोड़ी आज रिटर्न मिलेगा। एंड रिटेन्ड अर्निंग मतलब ये ठीक है। एक्चुअली पता है इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली? कंपनी जो ईपीएस कमाती है उस ईपीएस में से डिविडेंड देती है और अब जो बैलेंस रहता है उसको रिजर्व बोलते हैं। टेक्निकली उसको क्या बोलते हैं बेटा? ईपीएस बोलते हैं। सो फॉर्मूला क्या होगा देखो, P0 कैसे निकालोगे? ईपीएस डिवाइड बाय के परसेंटेज। ये आपको समझ है? अब आपस से सोचो, ईपीएस को तोड़ के लिखो तो, है ना, इसको आर ई बोलते हैं। चलो क्या ये मैंने कोई नया फॉर्मूला लिखा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा नहीं सुना, ऐसा कुछ लिखा है क्या? P0 इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग डिवाइड बाय के परसेंटेज। सिंपल। इससे हम लोग P0 निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में अपने को D1 दिया और रिटेन्ड अर्निंग दिया या ईपीएस दिया और बोला डिविडेंड परसेंटेज इतना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहां पे कि इसी मॉडल को मॉडिफाई किया लिटिल बिट बाय वॉल्टर। क्या उसने मॉडिफाई किया वो सुनना। P0 इज इक्वल टू D1 प्लस रिटेन्ड अर्निंग ROE रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज कंपनीज अर्निंग रेट एंड K दैट इज शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड रेट। एक होता है जो कंपनी कमा रही है और एक होता है जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है, डिवाइड बाय उसने मॉडिफिकेशन में जो मॉडिफाइड वर्ड मैंने यूज किया उसमें सिर्फ ये मॉडिफिकेशन किया, इस वर्ड को जोड़ दिया एंड दिस मॉडल इज नेम्ड एज वॉल्टर मॉडल एंड दिस मॉडल इज टेक्निकली नोन एज वॉल्टर मॉडल। ठीक है। अब इस वॉल्टर मॉडल के खास बात क्या है, उसने ना कुछ टर्म्स दिए हैं, अब इसको यूज करके अपने को बताना है कि कैसे चलेगा ये। तो वॉल्टर मॉडल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्टर ने ऐसा क्यों किया, क्या मॉडिफिकेशन क्यों किया, बट फिलहाल इतना समझा क्या, तो यहां तक पहले आप लोग पहुंचो, देन वी विल डिस्कस। पहले हमने बैंक को देखा। ओके, सोच सोच के लिखना, डायरेक्ट कॉपी मत करो, धीरे धीरे आराम से लिखो सोच सोच के। बैंक पे रिटर्न था इंटरेस्ट इनकम, तो हमने इसको टर्मिनोलॉजी दिया एंड देन वी रोट दिस इक्वेशन एंड सिमिलर वे पे हमने इक्विटी का इन्वेस्टमेंट पे लिखा। ओके। और एक्चुअली ये आपकी इसकी जरूरत नहीं है आपको, जब होगी तब बताऊंगा। कंपनी ऐसे भागती है, इसको ईपीएस बोलते हैं, वो हमको पता है कि जो कंपनी कमाती है शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट पे उसको ईपीएस बोलते हैं। ईपीएस के दो पार्ट होते हैं, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। देन हमने ईपीएस को लिखा एंड उसी के पार्ट को डिवाइड करके लिखा। फिर मॉडिफिकेशन वर्जन क्या था, उसमें एक कंपोनेंट ऐड कर दिया, इस कंपोनेंट को अपन मल्टीप्लायर का नाम दे सकते हैं। ये किसने किया? वॉल्टर, जेम्स वॉल्टर। ठीक है। और इस नए फॉर्मूले को नाम दिया गया जेम्स वॉल्टर का मॉडल। देखते हैं क्या दिया है, क्यों मॉडल में ऐसा क्या चेंजेस किया है, ऐसा वैसा टाइप में, वो देखते हैं अपन। ठीक है। अब मान लो एक कंपनी है कोई, से ए लिमिटेड, जिसका प्राइस टुडे इससे 100 रुपीज है। सॉरी, प्राइस टुडे नहीं रखते, ए लिमिटेड है,
जिसका शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड रेट इज 10%, कंपनीज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इक्विटी बोलो, तो यहां मैं ROI और ROE को एक ही पकड़ के चल रहा हूं, इक्विटी पे रिटर्न बोलो या इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बोलो, इससे 15%। सो शेयर होल्डर इज एक्सपेक्टिंग दैट 10% मिलेगा हम लोग को, चलेगा। कंपनी कितना कमा रही है? 15%। ओके, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। एक्सपेक्टेड EPS आफ्टर year end, that is EPS 1 is say 100 rupees. Dividend payout ratio, it means company is paying, this is my example, right? इसका मतलब ये है कंपनी का डिविडेंड कितना है बताओ, आप कितना D1 एक्सपेक्ट कर सकते हो 100 रुपीज पे, दैट इज ₹60। इसका मतलब ये है व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग बताओ, कितना होगा? Out of 100, if company is paying 60 rupees, that means अब ये जो यहां पर आप देख रहे हो, पता है ये वाला चीज, इसको कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी बोलते हैं। अपने को ये जानना है क्या ये डिविडेंड पॉलिसी बेस्ट है, क्या ये सही पॉलिसी है, ये जानना है। क्या 60% पे करके कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी, कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसका वेल्थ बढ़ेगा क्या? अपने को ये जानना है कि कंपनी के शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा क्या, दैट इज व्हाट आवर एजेंडा इज। सो याद रखना, शेयर होल्डर वेल्थ इज इक्वल टू शेयर होल्डर मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। शेयर होल्डर का वेल्थ तब बढ़ता है जब मार्केट प्राइस बढ़ता है। वेल्थ इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, जितना ज्यादा मार्केट प्राइस होगा उतना ज्यादा शेयर होल्डर का वेल्थ होगा। मेरा बोलने का मीनिंग ये है, जितना मार्केट प्राइस हाई होगा उतना शेयर होल्डर का वेल्थ होगा। हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं मुकेश अंबानी इतना अमीर हो गया, एलॉन मस्क इतना अमीर हो गया, बिल गेट्स ने इतना एक दिन में पैसा कमा लिया। इन शॉर्ट, मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ते हैं तो उनकी वेल्थ बढ़ती है। इट्स लाइक दिस। सो मार्केट प्राइस हैज अ बेंचमार्क, and now you remember that the formula which use this represent market price. So let me take this formula, P0 is equal to D1, याद है? इसमें वॉल्टर ने एक ट्विस्ट ऐड किया था, ROE अपॉन K, ये फॉर्मूला लिखा मैंने, है ना? K ऑब्वियसली परसेंटेज में ही है। और इसमें से क्या क्या पता है आपको? D1 इज 60 रुपीज प्लस K इज 40 रुपीज मल्टीप्लाई बाई, हियर इट इज 15% डिवाइड बाई 10%, whole divide by 10%, hence 60 plus 40, 1.5, 60 40 into 1.5 comes to 60,
क्या ये मार्केट प्राइस और बढ़ सकता था अगर कंपनी पॉलिसी चेंज करे तो? माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या कंपनी की जो पॉलिसी अभी डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%, अगर उसको चेंज किया जाए तो क्या ये प्राइस बदलेगा? हाँ या ना? अभी पॉलिसी क्या है? 60%। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो कैलकुलेशन मैंने अभी किया, ये पूरा कैलकुलेशन ये मैंने 60% लेके किया ना, तो इसको इधर रखते हैं और यहां लिख देते हैं ऊपर अप्स डिविडेंड पॉलिसी इज 60%, और मैंने सॉल्व किया है। अगर मैं पॉलिसी बदलूं, समझो 0%, मतलब कंपनी डिविडेंड देगा ही नहीं, कंपनी डिविडेंड नहीं देगा, तो क्या होगा? अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देगा तो डिविडेंड जीरो हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास रहेगा रिजर्व में। तो जो ईपीएस दिख रहा है आपको, ये 100 रुपीज, इसमें से कंपनी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, पूरा का पूरा रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, मल्टीप्लायर इज 15% डिवाइड बाई 10%, डिवाइड बाई 10%। पहले कैलकुलेशन समझो, दिमाग मत लगाओ। 0 प्लस जब डिविडेंड पॉलिसी 60% की थी तब 1200 आंसर आया, 1200 रुपीज। और जब डिविडेंड पॉलिसी चेंज किया मैंने, उसको मैंने 0% किया, तब आंसर चेंज होके क्या आया? 1500। तो कहना इससे वेल्थ में फर्क पड़ेगा। अगर मार्केट प्राइस 1500 हो जाए इंस्टेड ऑफ 1200, द वेल्थ विल बी डिफरेंट। पर अच्छा डिविडेंड भी तो नहीं दिया भाई, 60 रुपीज से क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा जमीन आसमान एक कर देगा तू? उधर 60 रुपीज, इधर 60 रुपीज। बोलने का मतलब है यहाँ पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है, मार्केट प्राइस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैंने 60 रुपीज दे भी दिया होता ना, तो ज्यादा से ज्यादा वो उस पर क्या कमाता, उसको इन्वेस्ट करता, तो 10% का ही रिटर्न है ना उसको। तो यहाँ पे वॉल्टर क्या समझाना चाहते हो वो समझने का कोशिश करो। ये क्लियर हो गया क्या? क्या डिविडेंड पॉलिसी को चेंज करने से मार्केट प्राइस पे चेंज होता है? तो आंसर है हाँ। तो क्या डिविडेंड पॉलिसी मार्केट प्राइस को अफेक्ट करती है? कर रही है। करती है, क्या होता है? तो यहाँ पर जेम्स वॉल्टर क्या समझाना चाहते हो वो समझने का कोशिश करो। उनका बोलने का मीनिंग क्या है कि ये फॉर्मूला सबको पता है, ये जो उन्होंने एडिशनल किया है ना, उसको समझाता हूं मैं आपको। सो दिस एडिशन इज व्हाट ही सेज, ROE is return on investment, return on equity, which is 15%, and KE, which is shareholder expected return percentage। चलो बताओ कौन ज्यादा कमा सकता है? एक है कंपनी, एक है शेयर होल्डर। एक है कंपनी, कंपनी, और एक होता है शेयर होल्डर। कौन ज्यादा कमा सकता है दोनों में से? अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वी कैन सी दिस, हु कैन अर्न मोर? कंपनी। तो वॉल्टर का मानना ऐसा है कि अगर कंपनी ज्यादा कमा सकती है तो कंपनी ने 1 रुपया भी डिविडेंड नहीं देना चाहिए, बिकॉज अगर कंपनी वो डिविडेंड नहीं देगी तो कंपनी कितना कमाएगी? 15%। लेकिन अगर कंपनी डिविडेंड दे देती है तो शेयर होल्डर कितना कमाएगा? 10%। तो कहीं ना कहीं तो रिटर्न में कमी हुई ना। अगर मैं आपको बोलूं आपके पास ए और बी दो इन्वेस्टमेंट है, एक में आप 10% कमा सकते हो, एक में 15% कमा सकते हो।
अगर आपने 15% वाला नहीं चुना और 10% वाला लिया तो ऑब्वियसली आपका रिटर्न 5% से कम हो गया, यू लॉस्ट 5%। सिमिलर वे कंपनी मतलब किसकी होती है? कंपनी, कंपनी भी तो शेयर होल्डर की होती है। तो आपके पास दो इन्वेस्टमेंट है, या तो पैसा कंपनी में रहने दो या तो पैसा आप ले लो। अगर आपने पैसा कंपनी में रहने दिया तो इट विल गेट मल्टीप्लाई बाई 15%, और अगर वो पैसा आपने ले लिया तो इट विल गेट मल्टीप्लाई बाई 10%। So it is advisable to keep the money with the company so that it can grow by 15%. And if you take all the money with the company, then it will grow only by 10%. So as per Walter, वो बोलता है अगर 15 कंपनी का परसेंटेज रिटर्न ज्यादा है, वो बोलता है if ROE is more than KE, if company can earn more than shareholder expected rates, then company should use the fund. That means डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पे आउट शुड बी क्या होना चाहिए? 0%। कुछ भी डिविडेंड मत दो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा है, वॉल्टर बोल रहा है। दूसरा वो क्या बोलता है, अगर ऐसा है तो सर कि शेयर होल्डर ज्यादा कमा सकता, मतलब अभी यहाँ पे 15% था, समझा, ये 10% था ना, मान लो ये 10% है और ये 15% है, तो मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है 15% एंड कंपनी कैन अर्न ओनली 10%। इन दैट केस हु इज हैविंग बेस्ट यूज ऑफ फंड? कौन ज्यादा कमा सकता है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर शुड use the fund, that is 100%। ये वॉल्टर की पॉलिसीज है। वॉल्टर बोलता है अगर कंपनी ज्यादा कमा सकती है तो कंपनी को पैसा दो और डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 कर दो। शेयर होल्डर ज्यादा कमा सकता है तो शेयर होल्डर को पैसा दो, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% कर दो। उसका और कोई पॉलिसी ही नहीं है। ही हैज नो एनी अदर पॉलिसी, मिडल पॉलिसी करके। ROE अगर इक्वल हो जाए KE के, सो बोथ हैज द सेम यूज। नो इफेक्ट। तो तुम डिविडेंड पॉलिसी 0% रखो, 100% रखो, 50% रखो, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने 3 सिचुएशन बताई, केस 1, केस 2 एंड केस 3। यहां तक सबको समझा? वो क्या बताना चाहता है? वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि जो भी बंदा फंड्स को ज्यादा अच्छे से यूज कर सकता है, फंड्स उसके पास होना चाहिए, ना कि दूसरे के पास। अगर दूसरे के पास चला गया तो पैसे कम मिलेंगे, कम रिटर्न होगा, वेल्थ का लॉस होगा। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थियरी में उसने ये मल्टीप्लायर का इफेक्ट डाल दिया। इससे अगर आपकी डिविडेंड पॉलिसी 0% होनी चाहिए और आप अगर 100% डिविडेंड देते हो तो आपका वेल्थ का लॉस होगा। तो ये कैलकुलेशन करके हम लोग ये बता सकते हैं कि प्राइस क्या होगा, पॉलिसी सही है या नहीं। देखो, देर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑप्टिमम पॉलिसी, इसको ऑप्टिमम पॉलिसी बोलते हैं। इधर ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट। जरूरी नहीं तू ये फॉलो करे, लेकिन इसको फॉलो करने से तेरा मार्केट प्राइस ये ज्यादा हो सकता है। ओके, अभी मैं आपको एक और सम देता हूं समझाने के लिए, पहले ये लिख लो। ये एग्जांपल था अपना। जिसको पॉलिसी चेंज करने की वजह से मार्केट प्राइस चेंज हो रहा है।